इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलास मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी कामयाबी बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही बेताब नजर आ रहे हैं। अपने हालिया बयान में ट्रंप ने दो देशों को खुले तौर पर धमकी दे डाली, जिसमें से एक अमेरिका का पुराना और भरोसेमंद सहयोगी है। ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड पर दावा ठोका, बल्कि कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजे में बात कर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत यहां पर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इस समय बेहद रणनीतिक इलाका है और जहां रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी है। ट्रंप ने यहां तक कह डाला कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को संभाल नहीं सकता। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं बल्कि डेनमार्क का स्वास्थ्य क्षेत्र है। इसी के साथ आपको बता दें कि डेनमार्क अमेरिका का पुराना नाटो सहयोगी भी रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ की चाहते हैं कि अमेरिकी ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले लें। हालांकि इस दावे की यूरोप की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ में वर्ष भर गतिविधियां आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में उनका आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विशेष अतिक्रमणियों के हुए हमलों के बाद पुनर्निर्माण किया जा रहा है और ये मंदिर भारतीय सभ्यता की अमदय भावना का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखे एक ब्लॉग पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर उदाहरण कोई नहीं है। यह मंदिर बाधाओं और संघर्षों को पार कर देते हुए एक गौरव का साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पूरी हो गई है। यह मुलाकात लगभग आधा घंटा तक चली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से रवाना हो गए। वहीं आज शाम 3:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब आपको बता दें यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ के वर्तमान मंत्रिमंडल के पहले 54 मंत्री थे, जिसमें से 6 पद खाली थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2 और मंत्री जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान को केंद्र में मंत्री बनाया गया, जिससे मंत्रिमंडल के कई पद फिलहाल खाली बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को यहां पर नए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा भी जा सकता है और संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में शामिल भी किया जा सकता है। कुछ राज्य मंत्रियों को भी यहां पर कद वो बढ़ सकता है और उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। साथ ही बोर्ड और नियमों में भी नए चेहरों का समायोजन हो सकता है। माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पूरब से हैं। हाल ही में हुए ब्राह्मण विधायकों की बैठक का असर यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पश्चिमी यूपी के कई चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल खबरें सामने निकल के आ रही हैं। पार्टी का मुख्य उद्देश्य 2027 चुनाव से पहले एक मजबूत टीम तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दंगों के 5 आरोपियों और 12 शर्तों के साथ यहां पर उन्हें जमानत दी है। दिल्ली में दंगे भड़कने में उमर खालिद और शर्जील इमाम का हाथ सामने आया था। 2 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व छात्र नेताओं की जमानत खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 10 दिसंबर 2025 को मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि गुलफिशा फातिमा, शर्जील इमाम, मरीना हैदर, उमर खालिद, शिफा उर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद को यहां पर सशर्त जमानत दे दी गई है। खालिद और इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जो आपराधिक साजिश में दोनों की संलिप्तता को दर्शाता है।
माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के अधिकार को भी देखा जाना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। विधानसभा का ये सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया गया है, जहां महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, खासकर प्रदूषण जैसे मुद्दों पर, जिन पर सरकार ने सभी को चर्चा के लिए बुलाया था। सभी विधायकों को बहस में हिस्सा लेना चाहिए और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए हर पल का इस्तेमाल कर दिल्ली की भलाई के लिए इसे करें। तो दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज जो है वो हो चुका है। क्या कुछ आखिरकार यहाँ टिप्पणियां सामने निकल के आ रही हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये सत्र दिल्ली की विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र है और आज एलजी के अभिभाषण होगा। सरकार के कार्यक्रमों के बारे में एलजी चर्चा करेंगे और डिटेल में बाकी सब बातें अभी आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे ही। दिल्ली की विधानसभा का जो ये सत्र है, इसमें दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने के लिए विधानसभा बुलाई गई है। 4 दिन की विधानसभाएं स्पेशल सेशन गाली देने के लिए बुलाए जाते थे। को पहले तो बधाई देता हूँ। ये नए साल के अंदर पहला सेशन है। माननीय उपराज्यपाल जी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। माननीय उपराज्यपाल जी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सब के लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और ख़त्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का इलाज हो सके उसके लिए 10 लाख रुपए रखना हो, और ख़ास तौर पर जो हमारा एससी भाईचारा है उनकी आय सीमा 2 लाख तक की जो थी उससे वो सिर्फ बेनिफिट ले सकते थे, उसको बढ़ाकर और लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक भी उसको उन लोगों को दायरे में लाना हो। इससे लाखों लोग और भी कम सीमा में जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सीमाएं बढ़ गई हैं और लाखों लोग इसमें बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे अनेकों काम किए हैं, इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद भी करते हैं। विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में।
तो संगम नगरी प्रयागराज के किडगंज इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। किडगंज पुलिस ने एक 2 मंजिला मकान में 4 लड़कियों और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान मकान के कमरों में पकड़ी गई लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हालत में मिले। मौके में से आपको बता दें कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पकड़ी गई लड़कियों में 2 प्रयागराज, 1 वाराणसी और 1 पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिछले 3 महीने से मकान में ही यह रैकेट चल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने रविवार दोपहर को कार्रवाई की है। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ विधिक धाराओं में और कार्रवाई जहां पर की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से यहां पर जांच में जुटी हुई है और संभावित अन्य आरोपियों की भी पहचान कर रही है। थाना कीडगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक किराए के मकान में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और एसीपी साहब मौके पर पहुंचे। वहां से 5 पुरुष और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक अवस्था में वहां पर मिले थे। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। 5 पुरुष सभी प्रयागराज के निवासी हैं और 4 महिलाओं में से 2 प्रयागराज की निवासी हैं, 1 वाराणसी और 1 पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये सभी से पूछताछ करने पर पता चला कि लगभग 3 महीने से इनका ये कार्य चल रहा था और अन्य सारी जो जानकारी हैं, सारी विस्तृत जानकारी जो डिटेल में पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही सामने आ पाएंगे। इन सभी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो मेरठ के आईएमटी कॉलेज परिसर में एक युवक की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच मामूली बहस हिंसक झड़के में यहां पर झगड़े में तब्दील हो गई। आपको बता दें कॉलेज कैंटीन के बाहर हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कॉलेज यूनिफॉर्म पहने 2 छात्राएं एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रही हैं। कभी बाल खींचते रही हैं तो कभी थप्पड़ मार रही हैं। घटना तब हुई जब युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठा था और उसकी बहन वहां पहुंच गई। मामूली कहासुनी पर ही कुछ पलों में यहाँ पर जो है उसने हाथापाई का रूप ले लिया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवक ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरी छात्राओं ने यहाँ पर किसी की ना मानी। आपस मौजूद जितने भी वहाँ पर छात्रों ने यहाँ बीच बचाव के लिए मदद नहीं की। घटना का किसी ने यहाँ पर मोबाइल में पूरा मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कॉलेज और पुलिस ने फिलहाल अनभिज्ञता जाहिर की है। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना चाहें, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुई बड़ी लूट का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे एक एंकर कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक माल से भरे कैंटर को दिल्ली देहरादून बाईपास पर 2 कारों ने सवार बदमाशों ने रोका। लुटेरों ने कैंटर चालक संजीव के साथ यहां पर मारपीट की और वाहन में रखी कीमती इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही यहां पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त कार बरामद की और 3 आरोपियों को लूटे गए 27 कार्टन इलेक्ट्रॉनिक माल के साथ यहां पर गिरफ्तार किया। एसपी सिटी ने इस मामले का पूरा खुलासा किया। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस पूछताछ के आधार पर उनकी अन्य घटनाओं में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। कन्नौज जिले में जीटी रोड हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के सलेमपुर के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि जगतपुर से छिबरामऊ की ओर आलू लादकर ला रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी। हादसे में टक्कर पर सवार किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डीसीएम चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और बाद में उसकी भी मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीसीएम चालक का शव करीब 45 मिनट तक वाहन के कैबिन में फंसा रहा। सूचना पर पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और यहां पर सीओ, एसडीएम और भारी पुलिस बल के साथ यहां पर रेस्क्यू अभियान चलवाकर शवों को बाहर निकाला गया। प्राथमिक जांच में यह हादसे की वजह डीसीएम चालक की अपनी गलती यानी कि झपकी लगने के कारण जो है वो बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। तो उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार जब्त कर चालक से पूछताछ यहां पर शुरू कर दी है। आपको बता दें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हादसे के कारणों का खुलासा होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो बांदा पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट बनाने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 1,12,500 के जाली नोट बरामद किए हैं। बरामद नकली नोटों में 500 रुपए के 225 नोट शामिल थे, जिन पर एक ही सीरियल नंबर अंकित पाया गया था। पुलिस ने मौके से नकली नोट बनाने के इस्तेमाल किए जाने वाला प्रिंटर, इंक और पीवीसी शीट और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से यहां पर नकली नोटों का निर्माण कर उन्हें बाजार में खपाने का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। मामले की आगे भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली नोटों का प्रयोग किया जा रहा है मार्केट में। सूचना के मिलते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आए कि 4 व्यक्तियों द्वारा अपने घर में नकली नोट प्रिंट किए जा रहे हैं। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ से काफ़ी बातें सामने आई और उसके आधार पर बरामदगी भी की गई। उन अभियुक्तों के घर से 1,12,500 रुपये नकली इंडियन करेंसी के बरामद किए गए और साथ ही मौके से प्रिंटर, स्कैनर, इंक, डाई इत्यादि जिसका प्रयोग वो करते थे नकली करेंसी को प्रिंट करने में, उनकी भी बरामदगी की गई है। अन्य 2 अभियुक्तों को अरेस्ट करने के लिए भी टीम्स गठित कर ली गई है और एफआईआर भी इस मामले में पंजीकृत कर दी गई है। 2 अभियुक्त जिनको अरेस्ट कर लिया गया है उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। संघ प्रमुख मोहन भागवत वृंदावन स्थित केशव धाम पहुंचे। उनके आगमन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय पदाधिकारी ने स्वागत किया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सर कार्रवाई दत्ता क्षेत्र होसबोले ये और आपको बता दें इन्हीं के साथ सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, आलोक कुमार और मनमोहन वैद्य सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। केशव धाम परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बैठक शुरू होने से पहले ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रवेश द्वारों पर पुलिस संघ के स्वयंसेवक और कर्मचारी मोटल डिटेक्टर के माध्यम से यहां पर जांच के बाद ही लोगों को अंदर आने में प्रवेश कर रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आम नागरिकों के साथ साथ भाजपा नेताओं को भी केशव धाम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। आगे गाड़ी आ गया, वो दिक्कत है, रास्ता डाल दिया। संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र के दीपा सराय सहित मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में आधी रात को पुलिस और प्रशासन ने रेड की है। इसमें आपको बता दें डीएम, एसपी, बिजली अफसर और अन्य जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कार्रवाई का मुख्य कारण बिजली चोरी का संदेह बताया जा रहा है। इलाके में अचानक हुई इस छापेमारी से लोगों में हलचल और तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। संभल में आधी रात को अफसरों की रेड यहां देखने को मिली। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है। और आज रायसत्ती क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहां कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहां अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहां परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। तो फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।